हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए आज हम अपना टॉपिक जो कल अधूरा रह गया था, जिसमें हम ग्लेशियल टोपोग्राफी कर रहे थे, उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी टॉपिक का पार्ट 2 करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था कि ग्लेशियल क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, मतलब स्नो फील्ड क्या होती है, स्नो लाइन क्या होती है, ग्लेशियर्स कितने प्रकार के होते हैं, और कुछ टोपोग्राफी भी देखी थी उसके अंदर हमने। तो उसके बाद जब मैंने ये बताया था कि ग्लेशियर्स के भी मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। पहला उसका काम होता है इरोजन करना, दूसरा उसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना, और तीसरा उसका जो काम होता है वह क्या होता है, उस ट्रांसपोर्ट जो इरोजन किया था, जिसको उस मटेरियल को उसने ट्रांसपोर्ट किया, उसी ट्रांसपोर्टेड मटेरियल को ले जाकर कहीं पर डिपॉजिट करना, मतलब कि निक्षेपण करना। तो अपर्दन करना, परिवहन करना, और तीसरा क्या होता है, डिपोजिशन करना, मतलब कि निक्षेपण करना। तो ये 3 काम इसके होते हैं। और जब ये तीनों काम कोई भी अपनी जो ग्लेशियर होता है, जब इनमें से तीनों काम करता है तो वह एक विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ, एक विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है अपने रास्ते में, और उन्हीं स्थलाकृतियों का वर्णन हम आज इस लेक्चर के अंदर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि किस किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण एक ग्लेशियर्स के अपर्दन कार्यों द्वारा होता है, मतलब कि इरोजनल लैंड फॉर्म ऑफ अ ग्लेशियर। जितना भी अपर्दन का काम होता है, उस काम को करने में जब क्या होती है कि बर्फ़ पहाड़ की किसी चोटी पर पड़ती है, किसी ढलान के ऊपर यहाँ पर आकर जब बर्फ़ गिर जाती है, तो जो पहाड़ का बेस होता है, जो पहाड़ की जो चट्टानें होती हैं, उसके ऊपर आके बर्फ़ गिरती है, और बर्फ़ और जो ये बेस होता है, इसके बीच में एक पतली सी लेयर पानी की होती है, जो कि क्या करती है, पतली सी लेयर होती है, जो कि एक तरह के से एक ब्रिज का काम करती है इस पूरे के पूरे ग्लेशियर को आगे की तरफ खिसकाने के लिए। जैसा कि मैं अब आप ये जो चित्र देख रहे हैं, आप इधर ये जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के अंदर आप देखिएगा, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि जो ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और बर्फ़ के नीचे जो पहाड़ है, उसकी जो बेस रॉक्स हैं, उसकी बर्फ़ और बेस रॉक्स के बीच में पतली सी पानी की लेयर होती है, जो उसको आगे खिसकाने का काम करती है, और इसी लेयर्स के सहारे वह आगे खिसकता है। तो बर्फ़ जब आगे खिसकती है तो वह अकेले नहीं जाती है, ठीक है। तो अकेले नहीं जाती है, वह अपने साथ साथ कुछ चीज़ें भी साथ साथ लेकर आगे बढ़ती है। जैसे कि वह अपने साथ क्या लेकर जाती है, वह अपने साथ अपोड या फिर ड्रिफ्ट 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 क्या होता है, ड्रिफ्ट के अंदर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, जो वह उन सभी को मिला करके उनको हम अपोड कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कहें तो ड्रिफ्ट कहते हैं। उसके बाद जो उसके साथ जाते हैं बोल्डर्स, बड़े बड़े बोल्डर्स, गोलाशम, जिसको हम गोलाशम कहें, बड़े बड़े पत्थर जो बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, वो पत्थर भी उसके साथ साथ बहकर चले जाते हैं उसके साथ साथ। और उसके साथ जाती है गोलाशिम मृत्तिका, मतलब कि बोल्डर क्ले, मतलब कि पतली सी जो मिट्टी होती है, पतली जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टियाँ होती हैं, जो पहाड़ के ऊपर मिट्टी मिलती है, वह भी उसके साथ साथ बहकर आगे चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ों को मिलाकर यदि हम कहें तो इनको हम क्या कहते हैं, हिमोड कहते हैं, हिमोड, हिमोड कहा जाता है। और इंग्लिश में कहें तो मोरेनिक मटेरियल्स कहा जाता है, MORAINIC, मोरेनिक मटेरियल कहा जाता है, और हिंदी में इसको हिमोड कहते हैं, ठीक है। तो जितना भी हिमोड ऊपर से बह कर आता है, वह रास्ते में फिर ट्रांसपोर्टेड होता है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद कहीं ना कहीं जा कर के ग्लेशियर उसको डिपॉजिट भी करता है। तो ये सारे के सारे काम कौन करता है, पूरा ग्लेशियर करता है। तो यहाँ पर हम इरोजन लैंडफॉर्म्स कर रहे हैं। तो इरोजन जब होता है, इरोजन मतलब कि अपर्दन करना किसी चीज़ का, तो जब अपर्दन होता है तो अपर्दन में क्या होता है कि उसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें काम कर रही होती हैं यहाँ पर। एक होता है एब्रेशन, एब्रेशन मैंने बताया था आपको, अपघर्षण होता है। एब्रेशन क्या होता है, अपघर्षण होता है, और अपघर्षण करते वक्त क्या होता है कि जो आपकी चट्टानें होती हैं, जो उसके साथ बह रही होती हैं, ग्लेशियर के साथ बह कर आ रही होती हैं ऊपर से, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी तलहटी को काटती हैं, तलहटी को काटती हैं, और उसको उसको गहरा करती रहती हैं, ठीक है। तो जब ये तलहटी को काटती हैं, अपने किनारों को काटती हैं, जहाँ भी मतलब कि जिस भी हिस्से से वह लगी होती है, चट्टानें बर्फ़ के साथ उस हिस्से को काटती है, उसको खुरसती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एब्रेशन कहते हैं।
उसके बाद यदि हम कहें तो इसमें एक और चीज़ होती है प्लकिंग। प्लकिंग मतलब उत्पाटन। उत्पाटन में क्या होता है, प्लकिंग मतलब कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बर्फ़ क्या करती है उनको जड़ से उखाड़ लेती है, ठीक है। और उसके रास्ते में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको जड़ से उखाड़ करके अपने साथ बहा करके नीचे ले जाती है। तो जब वह नीचे ले जाती है और उसको उसको रास्ते में उसको क्या करती है, वह छोड़ देती है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से दो काम होते हैं इरोजन के टाइम पीरियड में। जब इरोजन होता है तो एक एब्रेशन से और दूसरा प्लकिंग से, दो तरह से होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन सी बनती है। इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो बनती हैं तो उसमें इरोजनल लैंडफॉर्म्स में मैं बताऊं आपको, वहाँ पर सबसे पहली जो लैंडफॉर्म बनती है उसको बोलते हैं हम सर्क। सर्क क्या होता है, देखिए सर्क क्या होता है कि जब ऊपर से ग्लेशियर बह करके नीचे की तरफ आ रहा होता है तो वह अपनी तलहटी को काटता रहता है और काट करके जिस तरह से एक चेयर होती है, चेयर नुमा इस प्रकार की स्थलाकृति बना देता है। जिस पर इस प्रकार से, जैसे कि चलिए आपको मैं इसका चित्र ही दिखा देता हूँ। तो यह चित्र देखिएगा, इस प्रकार से एक आराम नुमा चेयर नुमा शेप उसकी डेवलप कर देता है। जब ये डेवलप हो जाती है तो इसी इसी आम चेयर शेप्ड जो स्थलाकृति होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सर्क कहते हैं, ठीक है। और यह मुख्य रूप से फ्रोस्ट वेदरिंग की वजह से होती है, ठीक है। फ्रोस्ट वेदरिंग में क्या होता है कि कई बारी जब फ्रोस्ट मतलब कि पाला पड़ता है तो रात के समय में जब पाला पड़ता है तो जो दरारें होती है उसमें पानी भर जाता है, फिर वो खड्डे बनने लगते हैं। खड्डे बन करके धीरे धीरे करके पूरा मटेरियल कटता रहता है, दरारें चौड़ी होती रहती है और अंत में इस प्रकार की एक आकृति बन जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सर्क बोलते हैं, ठीक है। इसमें अंटार्कटिका में बालकोट नामक एक विशाल सर्क है, ठीक है। तो उसके जिसकी पृष्ठीय दीवार जो उसकी जो पीछे की जो दीवारें हैं वह 3000 मीटर ऊंची हैं। तो उसके बाद आता है टार्न। टार्न 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 एक प्रकार की लेक होती है। जब ये कालांतर में बहुत लंबे समय के बाद जब ये सर्क और भी गहरी हो जाती है तो वहाँ पर क्या बन जाती है, एक लेक बन जाती है, ठीक है। और जब ये लेक बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, टार्न बोलते हैं, TARN टार्न, या फिर गिरिताल, गिरिताल भी कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, हॉर्न, HORN हॉर्न, और फिर या फिर उसको शरंग भी बोलते हैं। शरंग, शरंग क्या होता है, देखिए जब क्या होता है जब चट्टान एक पहाड़ है, पहाड़ के दोनों तरफ, जिस तरह ये पहाड़ है इसके इस तरफ भी ग्लेशियर है और इस तरफ भी ग्लेशियर है, तो क्या करता है वह काटते काटते क्या करता है, इस पूरे के पूरे इस हिस्से को काटता है और इस हिस्से को काटता है और लास्ट में क्या बचता है, बीच में एक खड़ा पिलर नुमा एक आकृति बच जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नुकीली चोटी कहते हैं। और नुकीली चोटी और बन जाती है और उस नुकीली चोटी को ही हम क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स श्रेणी में मैटरहॉर्न नाम का एक हॉर्न मिलता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। हिमालय के ऊपरी भागों में भी अनेक शृंग देखने को मिलते हैं, जैसे त्रिशूल पर्वत है वह इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और माछ पुछेरे शृंग है जो वह नेपाल में, वह भी एक इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि हॉर्न किस प्रकार से बनता है, सर्क किस प्रकार से बनता है, और उसके बाद क्या होता है, टार्न किस प्रकार से, टार्न मतलब कि जो लेक बनती है, ताल जो बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। अब उसके बाद आता है कोल, COL कोल। तो जब कोल का निर्माण होता है तो कोल के निर्माण में क्या होता है कि जब मैंने बताया था जिस प्रकार से हॉर्न बनता है, इस प्रकार से बीच में जब हॉर्न बनता है तो जब चट्टान जो ग्लेशियर उसको लगातार काटते रहते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा कट जाता है, ऊपर वाला जो हॉर्न कट करके इस प्रकार की आकृति बन जाती है और ऊपर से पहाड़ों के आने जाने का रास्ता बन जाता है, ठीक है। तो जब ये ऊपर से जब ये हॉर्न कट के नीचे गिर जाता है तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर एक दर्रा बन जाता है, जिससे पहाड़ों के बीच की जो दूरियां होती है वो बहुत ही कम हो जाती हैं। तो इस प्रकार के जो कोल बनते हैं उन कोलों का एक उदाहरण कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग एक ऐसा ही कोल से जा कर के गुजरता है। उस तरह से जो नेक्स्ट टोपोग्राफी बनती है उसको बोलते हैं कॉम्ब रिज। कॉम्ब मतलब कंघी और रिज, कंघी नुमा रिज, ठीक है। जो
इस प्रकार से कंकीनुमा रिज होती है वह बनती है। तो ये जो रिज है ये किस प्रकार से बनती है, जिसको हम कंगीनुमा कटक भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये किस प्रकार से बनती है, देखिए जब क्या होता है, अभी मैंने बताया कि सर्क बनता है। सर्क क्या होता है, एक चेयर नुमा शेप होती है। जब जब बहुत सारी सर्क कहीं एक स्थान पर बनती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक ही स्थान पर बहुत सारी सर्क बन जाती हैं, तो वहाँ पर जो बेस रॉक्स है उनकी टोपोग्राफी है वह वहाँ पर कट इस टाइप से कट लग जाते हैं, ठीक है। तो और जब ये कट लग जाते हैं तो वहाँ पर नुकीली परंतु असमान कंगीनुमा आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्ब रिज कहते हैं। इसको हम एरीट भी कहते हैं, ARETE, एरीट, इसको एरीट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब इनका निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद यू शेप्ड वैली आती है। यू शेप्ड वैली में किस प्रकार से, देखिए मैंने बताया था एक वी शेप वैली होती है, एक होती है यू शेप वैली, ठीक है। तो वी शेप वैली और यू शेप वैली, वी शेप वैली कहाँ बनती है, जहाँ पर आपका नदी इरोजनल वर्क कर रही होती है, नदी जिसमें लिक्विड वाटर बह रहा है, ठीक है, उसको हम नदी कहते हैं। और जहाँ पर बर्फ़ नीचे की तरफ खिसक कर जा रही है तो उस सतलाकृति को हम क्या कहते हैं, उसको हम अपना ग्लेशियर कहते हैं, उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर जब नीचे की तरफ बह कर जा रहा होता है तो वह वी शेप की बजाय यू शेप की वैली का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो होती है हैंगिंग वैली। तो हैंगिंग वैली के अंदर क्या होता है कि जिस प्रकार से एक नदी होती है, नदी में एक मुख्य जल धारा होती है और दूसरी उसकी सहायक नदियाँ होती हैं जो छोटी होती हैं। सहायक नदी छोटी होती है और मुख्य जल धारा वह बड़ी होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसी प्रकार से जो हिम नदी होती है या फिर ग्लेशियर होता है, उसकी कुछ सहायक ग्लेशियर्स भी आकर के उसमें गिरते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मुख्य जो ग्लेशियर होता है वह अपनी क्या करता है, अपनी ही तलहटी को काटता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन जो उसकी सहायक जो नदियाँ होती हैं, सहायक ग्लेशियर होते हैं या फिर ट्रिब्यूटरी कहें उनको, सहायक नदी को हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो उसकी जो हिम नदी है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, और यदि वह ट्रिब्यूटरीज उसके अंदर आकर जब मिलती हैं तो वह क्या करती हैं, जिस रफ्तार से जितनी गहराई तक हमारा जो क्या कहते हैं मुख्य ग्लेशियर अपने आप को काट करके अपनी घाटी को गहरा कर लेता है, और उस रफ्तार से वह उतना गहरा नहीं कर पाती है उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो क्या होता है कि तो जो मेन जो ग्लेशियर होता है वह नीचे की तरफ बहकर आ रहा होता है, जबकि उसकी सहायक नदियाँ ऊपर से आकर के नीचे की तरफ उसके अंदर आकर के मिलती हैं, ठीक है। तो जब वह उसके अंदर मिलती हैं तो यह बेस लेवल से और यहाँ तक की जो दूरी होती है वह नीचे से देखें तो इस प्रकार से लगता है कि ऊपर से कोई जल प्रपात नीचे गिर रहा है और एक हैंगिंग वॉल की तरह वह ऊपर नज़र आती है। हैंगिंग वॉल मतलब क्या होता है, कि खड़ी चट्टान ऊपर से नज़र आती है जहाँ पर वह उससे जाकर के मिलती है। इसके अनेकों उदाहरण आपको बताए जा सकते हैं, जैसे कैलिफोर्निया के सियारा नेवाडा जो पर्वत श्रेणी है उसमें उसमें योसेमाइट वैली में इसके अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके और भी अनेकों उदाहरण यदि मैं कहूँ नॉर्वे के अंदर भी है, स्वीडन के अंदर भी, यहाँ भी इसके अनेकों उदाहरण देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तो नेक्स्ट टाइप की जो टोपोग्राफी आती है उसको हम बोलते हैं शीप रॉक्स या फिर रोशे मुटोनी, ROCHE रोशे मुटोनी, MOUTONNEE रोशे मुटोनी, ठीक है। तो या फिर शीप रॉक्स, भेड़ पीठ शैल, भेड़ जो होती है उसकी पीठ की आकृति जिस प्रकार की होती है उसी आकृति से मिलती जुलती एक आकृति वह क्या होती है पहाड़ों में भी नज़र आती है। तो वह किस प्रकार से होती है, देखिए जब क्या होता है कि ग्लेशियर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, यदि ग्लेशियर के क्या हो कि सामने कोई रॉक आ जाती है, कोई पहाड़ आ जाता, छोटा सा ऊंचाई वाला पहाड़ आ जाता, तो ग्लेशियर जब अपना मार्ग नहीं बदलता वह उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जब उसके ऊपर जब चढ़ता है तो जब वो चढ़ रहा होता है तो यहाँ पर इस स्थान पर एब्रेशन होता है। एब्रेशन मतलब क्या होता है कि अपनी घाटी को
को वह रगड़ खाता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता है, और जिससे यहाँ पर ढाल है जो वह मंद ढाल बन जाता है। जबकि जब वह दूसरी तरफ जब उतरता है, जब जब ग्लेशियर नीचे की तरफ उतरता है तो यहाँ पर प्लकिंग करता है। प्लकिंग मैंने बताया था कि बड़ी बड़ी चट्टानें जो मार्ग में जितनी भी आएंगी उनको उखाड़ कर अपने साथ बहा कर ले जाता है, जिससे ये वाला जो नीचे जब नीचे उतरता है, ये वाला जो पार्ट है वह किस प्रकार का बन जाता है, वह ऊबड़ खाबड़ बन जाता है। तो जब यह पार्ट ऊबड़ खाबड़ बनता है, नीचे वाला जो ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, जब नीचे उतरती है और जब ऊबड़ खाबड़ बनता है और इसको जब देखा जाता है तो यह इस प्रकार से नज़र आता है जिस प्रकार से कोई भेड़ बैठी हुई हो। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, इसको भेड़ शिला या फिर रोशे मुटोने भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टोपोग्राफी आती है उसको हम कहते हैं क्रेग एंड टेल टोपोग्राफी। क्रेग एंड टेल टोपोग्राफी, CRAG क्रेग एंड टेल TAIL टेल टोपोग्राफी। ठीक है। तो अब देखें शृंग और पूंछ स्थलाकृति। तो क्रेग एंड टेल में क्या होता है कि यदि देखिए कई बार क्या होता है जब ग्लेशियर बह रहा होता है तो रास्ते में क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन जब हो रहा होता है किसी स्थान पर, तो वह कालांतर में बहुत समय के बाद वह जो वोल्केनिक क्या होता है प्लग, वह कठोर हो जाता है, और कठोर रास्ते में रॉक आग यदि उसके सामने आ जाती है, देख इस प्रकार से बह रहा था, यहाँ से कभी बीच में से कभी यहाँ से वोल्केनो निकला होगा, और फिर निकलने के बाद आज वहाँ पर चट्टान है जो वह कठोर चट्टान होती है। जब वह चट्टान रास्ते में आती है तो जब उस खड़ी चट्टान होती है, खड़ी चट्टान होने की वजह से जब जब ग्लेशियर उसे टकराता है, तो यहाँ पर जब टकराता है उससे, तो जितना भी इसके अंदर यहाँ पर मिट्टी वगैरह होती है उसका अपर्दन हो जाता है। ठीक है। और अपर्दन होने के बाद धीरे धीरे करके वह ऊपर उठता है, और उसके दूसरी तरफ जब जाता है तो उसका निक्षेपण करना भी स्टार्ट कर देता है, और काफ़ी दूर तक, काफ़ी लंबी दूरी तक उसका क्या करता है, उसका जमाव कर देता है। किसका जमाव कर देता है? हिमोड का जमाव कर देता है, जो पीछे से वह काट कर लेकर आई थी। तो वहाँ पर अपर्दन कम होता है, मतलब कि दूसरी साइड जब रॉक की दूसरी तरफ जब ग्लेशियर जाता है तो यहाँ पर अपर्दन कम होता है और डिपोजिशन ज़्यादा होता है। जब डिपोजिशन ज़्यादा होता है तो क्या होता है, एक लंबी सी पूंछ नुमा आकृति यहाँ पर इस रॉक के साथ जुड़ जाती है। तो इसी पूंछ नुमा आकृति को हम क्या कहते हैं, शृंग मतलब कि हॉर्न भी होता है उसके अंदर। ठीक है। खड़ी चट्टान भी है और उसके साथ साथ एक पूंछ भी जुड़ जाती है। ठीक है। तो पूंछ नुमा आकृति भी उसके साथ जुड़ जाती है। इसी आकृति को हम शृंग एवं पूंछ आकृति क्रेग और टेल टोपोग्राफी कहते हैं। इसका एक उदाहरण कहूँ मैं तो इंग्लैंड में एडिनबरा नामक स्थान है जहाँ की केसल रॉक्स है जो है वो शृंग और पूंछ का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करती है। उसके बाद आता है नूनाटक। नूनाटक क्या होता है? तो नूनाटक क्या होता है कि नूनाटक में क्या होता है कि जहाँ पर ग्लेशियल टोपोग्राफी होती है वहाँ पर क्या होता है, जब कई बारी क्या होता है कि छोटे छोटे से उसके रास्ते में टीले आ जाते हैं, और ये जो टीले होते हैं, जो छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ आती हैं, ये क्या होती हैं कि इनके ऊपर बर्फ़ नहीं होती है। ठीक है। तो बर्फ़ नहीं होने के कारण ये एक तरह से आइलैंड की तरह से नज़र आते हैं। उस बर्फीली भूमि के अंदर एक आइलैंड की तरह नज़र आते हैं, और इन पर क्या होता है, इन पर हर तरह की वेदरिंग होती है। वह फिज़िकल वेदरिंग होती है, यहाँ पर मोस्टली फिज़िकल वेदरिंग यहाँ पर होती है। ठीक है। तो जिससे उनकी क्या होता है, उनकी हालत बहुत ही जर्जर हो जाती है और ग्रीनलैंड और उत्तरी ध्रुव में इस प्रकार के अनेकों द्वीप मिलते हैं। उसके बाद आता है ग्लेशियल ट्रफ और ग्लेशियल स्टेयरवेयर, हिमगर्त और हिम सोपान। ठीक है। हिमगर्त और हिम सोपान मतलब कि ग्लेशियल स्टेयर्स और ग्लेशियल ट्रफ। ट्रफ मतलब क्या होता है कि गर्त मतलब कि खड्डा, और सोपान मतलब होती है इस प्रकार सीढ़ी नुमा आकृति। ठीक है। एक के बाद एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जिस प्रकार से हम जाते हैं तो इस प्रकार की आकृति हमें मिलती हैं। ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए जो ग्लेशियल ट्रफ और स्टेयरवेयर्स होती हैं, ग्लेशियल स्टेयरवेज होती हैं, उसमें क्या होता है कि जब कभी क्या होता है कि जब किसी ग्लेशियर के मार्ग में
चट्टानों में भ्रंश भ्रंश पड़ जाते हैं। भ्रंश मतलब कि फॉल्ट पड़ जाते हैं, फॉल्ट लाइन आ जाती हैं। फोल्ड और फॉल्ट का चैप्टर पढ़ा था, तो फॉल्ट क्या होते हैं, एक तरह की दरारें होती हैं, ठीक है। जब ये दरारें पड़ जाती हैं तो चट्टानों में जब दरारें पड़ती हैं तो उसमें स्टेयर नुमा आकृति का निर्माण हो जाता है, स्क्रैप बन जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, आपका एब्रेशन भी होता है, प्लकिंग भी होता है, और क्या होता है, डिफरेंशियल इरोजन के कारण यही जो स्क्रैप बनते हैं, यही स्क्रैप सीढ़ी नुमा आकृति में तब्दील हो जाते हैं, जिनको हम जाइंट स्टेयरवेज भी कहते हैं, जिनको हम दैत्याकार सोपान कह लो या फिर जाइंट स्टेयरवेज भी कह सकते हैं। और इन्हीं को साइक्लोपियन स्टेयरवेज भी कहते हैं। इनकी आकृति है, इनका जो आकार होता है वह 30 से 300 मीटर तक ऊंचा इनका आकार होता है। और जो स्टेयरवेज होती है, इन्हीं के जॉइंट्स के सहारे जो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर जो हिमगर्त भी पाए जाते हैं। जब कालांतर में बर्फ़ पिघलती है तो यही हिमगर्त क्या होते हैं, हिमगर्त मतलब खड्डे होते हैं, तो ये इन बर्फ़ होती है, जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है, इन्हीं खड्डों में पानी भर जाता है और यहाँ पर लेक्स बन जाती है। मतलब कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी झीलें बन जाती हैं, और इन्हीं झीलों को हम क्या कहते हैं, पेटरनोस्टर लेक्स कहते हैं। PATERNOSTER, पेटरनोस्टर लेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है फ्योर्ड। फ्योर्ड क्या होता है, देखिए फ्योर्ड जो होता है यह भी एक प्रकार की स्थलाकृति होती है। जब क्या होता है कि ऊपर से क्या कहते हैं, ग्लेशियर बह कर आता है, ठीक है, और वह ग्लेशियर क्या है, पहाड़ है जो वह समुद्र के बिल्कुल ही नज़दीक किनारे पर होता है, ठीक है, और आकर के वह ग्लेशियर सीधा समुद्र के अंदर तक पहुंच जाता है। तो क्या करता है, उस समुद्र के एरिया को एनक्रोच्ड कर लेता है। जब वह उसके एरिया को एनक्रोच्ड करता है तो वहाँ पर एक फ्योर्ड तट का निर्माण होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर यह फ्योर्ड है जो 1800 मीटर तक की गहराई तक भी जाता है। जैसे कि ये ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, अलास्का हो गया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर अनेक प्रकार के फ्योर्ड मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टोपोग्राफी आती है उसको बोलते हैं हिम झील या फिर ग्लेशियल लेक्स, ग्लेशिएटेड लेक्स, ठीक है। ये इसको हम रिबन झीलें भी कहते हैं। देखिए क्या होता है कि ग्लेशिएटेड एरियाज़ के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर ग्लेशियर्स हैं वह अपनी तलहटी का अपर्दन करते हैं, तो वहाँ पर जिस प्रकार की हाथ की ये उंगलियाँ होती हैं, इस प्रकार से लंबी लंबी पतली पतली सी झील बन जाती हैं, ठीक है। गड्ढे बन जाते हैं। जब वह पानी वहाँ से, वह जो ग्लेशियर जब सूख जाता है या फिर बर्फ़ है जो पिघल जाती है, तो वही जो बर्फ़ है उन खड्डों में पानी के रूप में भर जाती है और वो एक झीलों का निर्माण करती है, पतली पतली इनलेट के रूप में। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स जो हैं वह पाई जाती हैं, ठीक है। तो वह लेक्स इसी का एक उदाहरण है। महान झीलें जो पाई जाती हैं वह इसी का उदाहरण है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हिम नदी के ट्रांसपोर्टेशंस। अब ये तो था अपर्दन द्वारा जितनी भी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, तो ट्रांसपोर्टेशन जब नदी कर रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे की तरफ जा रही है, तो इस ट्रांसपोर्टेशन से जो हमारा क्या होता है कि जो टोपोग्राफी बनती है, हम उन टोपोग्राफियों को ही क्या करेंगे, यहाँ पर अब उनका वर्णन करेंगे। चलिए देखते हैं। नदी जितने भी ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स को बहा करके अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है, उसमें क्या होता है कि उसमें विभिन्न प्रकार के आकारों का मटेरियल्स होता है। जैसे कि वहाँ पर महीन से महीन रेत मिट्टी से लेकर के उसके अंदर अपना बोल्जर क्ले भी होता है, उसके अंदर ड्रिफ्टेड मटेरियल्स भी होता है और उसके अंदर प्लकिंग मटेरियल्स भी होता है। प्लकिंग मतलब बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े होते हैं, बल्जर क्ले भी होती है उसके अंदर, ठीक है। ड्रिफ्ट भी होता है, ठीक है। देखिए बल्जर क्ले बिल्कुल ही मिट्टी हो गया क्या, उसके बाद ड्रिफ्ट हो गया, ड्रिफ्ट छोटे छोटे पत्थर हो गए और उसके बाद कंकड़ पत्थर हो गए, और उसके बाद बड़े बड़े बोल्डर्स को भी उठा करके वह अपने साथ बहा कर ले जाती है। तो यह काम क्या करती है, नदी करती है, और इसको ट्रांसपोर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम अपना ग्लेशियर करता है, ठीक है। तो अब ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेशन के बाद यहाँ पर हम
उस ट्रांसमिटेड मटेरियल को जब डिपॉजिट किया जाता है तो टोपोग्राफी तब बनती है। ठीक है, तो अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में किस प्रकार से वह मटेरियल्स को उठा कर लेकर जाती है और उस डिपॉजिटेड मटेरियल्स को वह क्या करती है, अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा कर के उसको डिपॉजिट करती है। ठीक है, तो इसमें जो मटेरियल्स वह अपने साथ बहा कर ले जाती है उसको हम क्या कहते हैं, हीमोड कहते हैं। हीमोड में भी क्या होता है, जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है उसको हम अपोड कहते हैं। अपोड क्या होता है, अपोड अपोड मतलब ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्रिफ्ट मतलब कि कंकड़ पत्थर जो होते हैं वह उनको ज़्यादा मात्रा में बहाकर अपने साथ लेकर जाती है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं अभी। तो क्या होता है कि जो ग्लेशियर होता है वह ऊपर से बहाई गई जितना भी मटेरियल वह बहा कर लेकर आती है, जिसको हम अपोड या हिमोड कहते हैं, तो वह अपने मार्ग में उसको बिछा देती है। तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार से उसको बिछाती है। एक तो वो होता है बिछाना, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेटिफाइड डिपोजिशंस। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, वह अनस्ट्रेटिफाइड डिपोजिशंस होता है। ठीक है, तो ऑफ ड्रिफ्ट जो होता है उसको अनस्ट्रेटिफाइड तरीके से बिछा देना और स्ट्रेटिफाइड तरीके से उसको बिछाना। ठीक है, तो जो नदी ऊपर से बिछा कर लाती है, जो लाए गए मटेरियल को अपने मार्ग में बिछाती है, उसको एक संयुक्त रूप से उसको हम टिल भी कहते हैं। TILL टिल भी कहा जाता है। और यह जो टिल है वह कई बड़े बड़े शिलाखंड आप से लेकर के बहुत ही महीन महीन चट्टानों के चूर्ण इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, तो यह क्या करता है, ऊपर से लाए गए मटेरियल्स को उसको पॉलिश्ड करता है, उसको फेस्ड उसको बना देता है। ठीक है, और नीचे ला करके उसको बिछा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब होता है कि हीमोड किसे कहते हैं। ठीक है, हीमोड किसे कहते हैं, हीमोड अब यहाँ पर बताया मोरेन्स, हीमोड को मोरेन्स कहा जाता है। ठीक है, अब मोरेन क्या होता है कि जो नदी ऊपर से ला करके अपने मार्ग में उसको बिछाती है, नदी नहीं ग्लेशियर जो ऊपर से लाती है और उसको रास्ते में बिछा देते हैं, तो क्या होता है कि उस बिछाए गए मटेरियल को हीमोड कहते हैं। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से 3-4 तरह से रास्ते में बिछता है। ठीक है, तो जब ग्लेशियर ऊपर से नीचे की तरफ बह कर आता है तो उसके किनारों पर जैसे कि ऊपर से बह करके नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये किनारा है और ये किनारा है, जब इस किनारे के साथ साथ डिपोजिशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल मोरेन कहते हैं। ठीक है, और किनारे पर बहुत ही लंबी लंबी सी कटक मतलब कि रिजिज का निर्माण कर देता है, जो कि 100 फुट तक की ऊंची हो सकती है। उसके बाद होता है मीडियल मोरेन्स। देखिए मीडियल मोरेन्स क्या होता है कि जब मान लिया जो दो ग्लेशियर्स ऊपर से बहकर आ रहे हैं, ठीक है, और आकर के जब वो मिलते हैं, ठीक है, मिलने के बाद जो ये बीच वाली जो लाइन बनी, इस लाइन के सारे बीच में जब वो अपना डिपोजिशंस करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मीडियल मोरेन कहते हैं। ठीक है, और उस जैसा कि आप ये जो साथ में चित्र भी दिखाया हुआ है आपको, इस चित्र के अंदर भी आपको लग रहा है कि मीडियल मोरेन्स को क्या हुआ कि जब दो, यहाँ पर देखिए कि एक और दो ग्लेशियर आकर के बीच में मिल रहे हैं, और जो बीच में जब जहाँ पर वो मिलते हैं वहाँ पर जो मटेरियल बिछाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मध्यवर्ती हिमोड कहते हैं या फिर मीडियल मोरेन कहा जाता है। और उसके बाद आता है टर्मिनल मोरेन्स, मतलब अंतिम हिमोड। देखिए जहाँ पर जो ग्लेशियर होता है वह पिघलता है, जब वह पिघलता है तो क्या करता है कि वहीं पर अपने जितना भी मटेरियल ऊपर से लेकर आया उसको वहीं पर छोड़ देता है। तो उस छोड़े हुए मटेरियल्स को जो उसको वहाँ पर वह छोड़ता है, उस छोड़े गए मटेरियल को वहाँ पर उसको टर्मिनल मोरेन कहते हैं, जो कि अर्ध चंद्राकार आकृति का होता है। ठीक है, लास्ट में जो आता है मोरेन उसको बोलते हैं ग्राउंड मोरेन्स। देखिए जब ग्लेशियर पिघल जाता है, ठीक है, और पिघलने के बाद वह अपने ग्राउंड पर सभी जगहों पर जो क्या करता है मटेरियल्स को डिपॉजिट करने लगता है, तो वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ क्या कहते हैं कि तल का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वह ग्राउंड मोरेन कहते हैं। जैसे कि अब हमारे इसके उदाहरण की बात मैं कहूँ तो कश्मीर में जितने भी मर्ग हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है, ये हिमोड निक्षेपों का ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम डर्मलिन, DRUMLIN, डर्मलिन। डर्मलिन्स को हिमोड टीले या फिर डर्मलिन कहते हैं, हिमोड टीले। तो जो डर्मलिन होता है, डर्मलिन्स में क्या होता है कि जो ऊपर से मटेरियल बहा कर लेकर आती है उसको हम क्या कहते हैं, टिल कहते हैं। वह जब टिल जब कई स्थानों पर जमा हो जाता है तो वहाँ पर टीलानुमा छोटे छोटे से आकार बन जाते हैं, जिनका आकार की यदि मैं बात करूँ तो वह 30 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं और 1 किलोमीटर तक लंबे भी हो सकते हैं। तो इन्हीं टीलों को ही हम क्या कहते हैं, डर्मलिन कहते हैं। और डर्मलिन को दूर से यदि हम कहें तो वह देखने में किस प्रकार से लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि एक टोकरी के अंदर अंडे उबल रहे हों, अंडे रखे हुए हों, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, अंडों की टोकरी जैसी स्थलाकृति भी कहते हैं, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि टीले दूर से ऐसे लगते हैं जैसे कि इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। तो इसको एग ऑफ टोपोग्राफी भी कहा जाता है। जहाँ पर बहुत सारे डर्मलिन्स इकट्ठा पाए जाते हैं उसको डर्मलिन फील्ड कहा जाता है। उसके बाद आता है इरेटिक। इरेटिक मतलब अनियत। तो अब इरेटिक्स को यदि कहें तो अनियत कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। इरेटिक्स की स्पेलिंग देख लो, ERRATICS, इरेटिक्स। इरेटिक्स क्या होते हैं, वह जब नदी ऊपर से प्लकिंग प्रोसेस के द्वारा क्या करती है, बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़ लेती है, तो वह अपने मूल स्थान से जहाँ से वह उखाड़े गए हैं और वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक उसको जो क्या करता है, ग्लेशियर से लेकर आता है और उसको वहाँ पर ले जाकर डिपॉजिट कर देता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर पड़े हुए जो पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर्स वहाँ पर पाए जाते हैं, इस पूरी स्थलाकृति को ही हम क्या कहते हैं, इरेटिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है दू स्थित शिलाखंड या फिर पर्च्ड ब्लॉक्स। तो पर्च्ड जो ब्लॉक्स होता है, एक इस प्रकार का शिलाखंड होता है, एक इतना बड़ा पत्थर होता है, यदि मान लो ऊपर से बहा कर लाया गया था और एक ऐसी स्थान पर ला करके उसको डिपॉजिट कर दिया गया कि उसकी स्थिति इस प्रकार की दिखाई दे रही है, दुस्थित दिखाई दे रही है कि भाई ऐसा लगे कि वह अभी गिरा, जरा सा अटका हुआ है लेकिन वह गिरता नहीं है अपने स्थान से। तो उस प्रकार की शिलाखंड को हम क्या कहते हैं, दुस्थित शिलाखंड या फिर पर्च्ड ब्लॉक कहा जाता है। ये जितने भी मैंने अभी तक आपको करवाए, ये सारे के सारे अनस्ट्रेटिफाइड जो आपका डिपॉजिट्स था, ठीक, वह था। अब करते हैं हम स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट्स, ठीक है, स्ट्रिट अपोड, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड या फिर स्तरीकृत या मैं स्ट्रिट अपोड की बात करूं तो उसमें क्या होता है कि जो मटेरियल्स ऊपर से बहा कर लाया जाता है और नदी जो ग्लेशियर जब वहाँ पर आकर के पिघलता है तो पिघलने के बाद उसका पानी बनता है। तो उस मटेरियल्स को वह पानी कुछ दूरी तक ले जाकर अपना क्या करता है, उसको डिपॉजिट करने का काम करता है। तो जो पिघला हुआ ग्लेशियर्स का पानी उसको ले जा कर के थोड़ा आगे तक उसको डिपॉजिट करने का काम करता है, उस डिपोजिशन को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड डिपोजिशन कहते हैं। जबकि अनस्ट्रेटिफाइड में क्या आता है कि बर्फ़ क्या करती है, हर तरह के मटेरियल को लेकर आती है और लाकर डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। लेकिन पानी जो उस मटेरियल्स को आगे बहा कर लेकर जाता है तो वह स्ट्रेटिफाइड सेलेक्टिव स्टोरिंग करके उसको आगे क्या करता है, डिपॉजिट करता है। इसके अनेकों उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला आता है केटल्स क्या होता है, या फिर केतली। तो जो केटल्स जो होते हैं, केटल्स में क्या होता है कि जब ऊपर से ग्लेशियर्स बहकर आता है तो जब वह वहाँ पर पिघलना स्टार्ट होता है तो बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े, बहुत ही बड़े बड़े शिलाखंड, पहाड़ नुमा शिलाखंड वहाँ पर आकर के क्या करते हैं, अपनी ही घाटी में आगे जाकर कहीं धंस जाते हैं, ठीक है। बर्फ़ के टुकड़े होते हैं तो वह जब धंसते हैं तो एक तरफ से सॉलिड होते हैं। जब सॉलिड जब अपने मार्ग में कहीं पर धंसता है अपने, तो वह एक पत्थर की तरह लगता है एक बारी तो, लेकिन जब समय में टेम्परेचर बढ़ता है तो वह क्या करता है, वह बर्फ़ का टुकड़ा है पिघल जाता है। और जब वह धंसा हुआ था तो वहाँ पर उसने एक खड्डा किया, और जब वह खड्डा क्या होता है कि गर्त किया, उसने वहाँ पर एक गर्त बना दिया, तो वह खड्डा क्या करता है कि वह पानी से भर जाता है एक समय के पश्चात, ठीक है। तो इस प्रकार से जब गर्त वहाँ पर बनता है तो उस गर्त को ही हम केटल्स कहते हैं। और ये जब वह पानी से भर जाता है तो उसको हम केटल्स
झील भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एस्कर या फिर हिम नदीय कटक। एस्कर, एस्कर क्या होता है? देखिए एस्कर भी एक प्रकार का डिपोजिशनल फीचर्स है, ठीक है। यह स्ट्रेटिफाइड डिपोजिशनल फीचर्स है, ठीक। तो इसमें क्या किस प्रकार से इसका निर्माण होता है? तो एस्कर जो होता है, एस्कर के अंदर क्या होता है, ऊपर से लाया गया जो मटेरियल्स होता है, ठीक है, उसको जब पतली सी रिजीज के रूप में उनका डिपोजिशंस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको उसको हम एस्कर कहते हैं। यह लंबी, कम ऊंचे, टेढ़े मेढ़े, कुंडलाकार आकार की होती है और यह 130 किलोमीटर तक भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वह कुछ ही मीटर होती है, ठीक है। इसका निर्माण होता है और निर्माण के बाद इन्हीं जो एस्कर्स होते हैं, इन्हीं एस्कर्स को क्या कहते हैं, रोड मेकिंग में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है, क्योंकि इसके ऊपर कम पत्थर डालने पड़ते हैं और यहाँ पर इनका उपयोग ट्रांसपोर्टेशंस के लिए किया जाता है और इनके ऊपर रोड बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है केम, KAME, केम। तो केम क्या होता है कि जब ग्लेशियर्स है उससे बाहर निकलने वाली जो जल धाराएँ होती हैं, वह जल धाराएँ क्या करती हैं कि पतले जो महीन कण होते हैं, जैसे कि बजरी हो गया, बालू हो गया, उसके छोटे छोटे टीलों का निर्माण कर देती हैं। तो इन छोटे छोटे टीलों को ही हम क्या कहते हैं, केम कहते हैं, ठीक है। महीन सामग्री से बने इन टीलों को ही हम केम कहते हैं। कई बार घाटी और उसके पार्श्व के बीच रेत बजरी की चौड़ी सी पट्टी भी पाई जाती है और इन पट्टियों को हम क्या कहते हैं, केम चबूतरा या फिर केम टेरेस के नाम से इनको हम जानते हैं। लास्ट में आता है आपका हिमधौत मैदान या फिर आउटवॉश प्लेन, हिमधौत प्लान या फिर आउटवॉश प्लेन। तो आउटवॉश प्लेन जो होता है उसमें क्या होता है कि नदी ऊपर से ला करके टर्मिनल मोरेंस, मतलब कि अंत में जो डिपोजिशंस करती है, ग्लेशियर्स जो उसको डिपॉजिट करता है अंत में, वहाँ पर क्या करता है कि जो पिघला हुआ पानी होता है वह पानी उसके ऊपर से होकर बहने लगता है, ठीक है। ऊपर से बहकर होने लगता है तो जो टर्मिनल मोरेंस बिछाया गया था उसके ऊपर से होकर बहने लगता है और उसके ऊपर से बहने के बाद उसके सामने जो आगे है जो एक बहुत बड़े एक प्लेन का निर्माण कर देता है, प्लेन एरियाज, मैदानी भाग का निर्माण करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटवॉश प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने आज की, ये सारी की सारी आपकी ग्लेशियल टोपोग्राफी के अंदर आएंगी। उसमें आपकी इरोजनल फीचर्स है मुख्य रूप से और डिपोजिशनल फीचर्स है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों फीचर्स आपको एक एक करके अपने एग्ज़ाम के अंदर विद डायग्राम्स जो मैंने यहाँ पर दिखाता हूँ, इन सभी डायग्राम्स के साथ इनका निर्माण करना होगा। और इसी के साथ साथ आज आपका ज्योग्राफी है जो उसके सारे लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं। मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको बताए हैं उनको ध्यान से देख रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ आप सीख ले रहे हैं। देखो बेटा, जब तक आप क्या करेंगे, लेक्चर्स को अटेंड नहीं करेंगे, आप उसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे, आप तब तक हैं कि अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेवलपमेंट आपका होना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट आपका तभी होगा जब आप पढ़ोगे और शिक्षा के महत्व को समझोगे। शिक्षा का महत्व आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को ये चीज़ देखोगे कि आप कहाँ पर स्थित हो। ठीक, जो कॉम्पिटिशन्स का जो एरा चल रहा है या जो समय चल रहा है, इसके अंदर आप अपने आप को खड़ा देखिए, आप कहाँ पर खड़े हैं कंपटीशन के अंदर, आपको क्या आता है, आपकी नॉलेज क्या है। जब तक आपकी ये नॉलेज आगे नहीं बढ़ती है तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए। नॉलेज एक दिन में इंक्रीज़ नहीं होती है। नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या है, थोड़ा थोड़ा सा करके ग्रैप्स करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको याद करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी और एक क्यूमुलेटिव जो नॉलेज होती है वही आपको आगे सफल करेगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आपका सिर्फ अब एक जो है पूरे सिलेबस के अंदर एक ही चीज़ रह गई है जिसको हम करेंगे आपका सर्वे, ठीक है, जिसमें चेन एंड टैप सर्वे हम करेंगे, ठीक है। उसकी भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको
देखते हैं किस प्रकार की परिस्थिति होती है, कॉलेज में आकर करवाऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।